डूडलिंग करने से बहुत ज़्यादा हम अपने पेपर पेन जो भी हम टूल है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, जैसे पोर्ट्रेट एक सब्जेक्ट है, फिगर एक सब्जेक्ट है, लैंडस्केप एक सब्जेक्ट है, फ्लावर्स कोई बना रहा है वो एक सब्जेक्ट है, कोई स्टिल लाइफ बना रहा है वो एक सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट इसको बोलते हैं। क्या आप डेली स्केचिंग करते हो? डेली स्केचिंग करते हो तो कैसे करते हो? पेन से करते हो, पेंसिल से करते हो, कैसे करते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज का ये जो लेसन है ये सिर्फ पेन स्केचिंग में ही नहीं, बाकी आप किसी भी टूल का इस्तेमाल करके स्केच करो, हर बात पे लागू होगा। आज मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाला हूं कि पेन स्केचिंग कैसे करना है, किस तरीके से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका मैं ध्यान रखता हूं, जिसकी वजह से मुझे काफी हेल्प होती है। क्या बिहाइंड द स्टोरी की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं, जो यूट्यूब पे या ऑन स्क्रीन हमें देखने को नहीं मिलती है, जो हमें डेली प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। डूडलिंग एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बताऊंगा इस लेसन के अंदर, जो आपको डेली करते रहना चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे आपकी जो डेली हैबिट है। अगर मान लो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मान लो आप डेली 30-40 मिनट दे रहे हो स्केचिंग को, बाकी जो आप लर्न कर रहे हो, जो आप सीख रहे हो, वो तो अलग बात हो गया, लेकिन 30-40 मिनट एज ए वार्म अप, क्योंकि स्केचिंग क्या है ना, आर्टिस्ट का खाना की तरह। डेली हम खाना खाते हैं तो उसी तरीके से डेली हम स्केच करते हैं। बाकी जो हम अलग प्रैक्टिस करते हैं, अलग सीख रहे होते हैं, वो तो साथ में चल ही रहा होता है। तो स्केचिंग अगर डेली करते हो तो वो जो भी आप टाइम दे रहे हो, आधा घंटा, 45 मिनट, जो भी डेली स्केचिंग को समय दे रहे हो, उस समय को और अच्छी तरीके से आप कैसे दे सकते हो, कुछ पॉइंट्स के ऊपर और क्या आप और इंप्लीमेंट कर सकते हो जो आपको हेल्प करे। और कई सारे लोग जैसे पेन स्केचिंग ट्राई करते हैं, उनको डिफिकल्ट फील होता है, या फिर कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट ट्राई करते हैं तो उनको डिफिकल्ट फील होता है, जिसकी वजह से उनका मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है कि हमसे नहीं हो पाएगा या हमारे अंदर वो टैलेंट नहीं है। ऐसे बहुत तरह तरीके के सवाल आने लग जाते हैं। उसके ऊपर कुछ बात करेंगे आज के इस लेसन में, तो ध्यान से देखना। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बट बेसिक बात, ओके, जो बेसिक होता है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऐसी बेसिक बात के ऊपर काम करेंगे जिससे आपका जो समय डेली आप दे रहे हो स्केचिंग को और ज्यादा इफेक्टिवली आप दे पाओगे, तो ताकि आपका वो और बेटर यूटिलाइज हो आपके समय का, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे अरसे के दौरान आप और बेहतर और फास्ट और अच्छे तरीके से ग्रो कर सको एज एन आर्टिस्ट। तो शुरू करते हैं आज का ये लेसन। तो सबसे पहले आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप पेन को कभी भी पेपर के ऊपर फोर्सफुली नहीं चलाएं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जब आप पेन से ड्राइंग कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि आप पहले रफली किसी रफ पेपर पे पेन को चला चला के अपने प्रेशर कंट्रोल की प्रैक्टिस जरूर करें। अभी यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक सीन बना रहा हूँ, एक डायरेक्टली मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, लेकिन आपको जब भी आप कोई पेपर लेते हो, क्योंकि हर पेपर का टेक्सचर अलग होता है, कई बार कोई पेपर रफ टेक्सचर का होता है, कोल्ड प्रेस्ड होता है, कोई हॉट प्रेस्ड होता है, एकदम स्मूथ होता है। कोई रफ पेपर आप डेली जो आपका जो नॉर्मल फोटोकॉपी के पेपर मिलते हैं पतले से, या नॉर्मल डेली लाइफ के जो आपके नोटबुक्स होते हैं, हर किसी का पेपर का क्वालिटी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हमेशा ट्राई करो कि एक रफ पेपर लो, और रफ पेपर पे जो भी आप पेन ले रहे हो उसको आप रफली हैचिंग करके कुछ रफ ड्राइंग्स बना के देखो। इससे क्या होगा, आप अपने पेपर के साथ और अपने पेन के साथ आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे, थोड़ा सा उनसे दोस्ती हो जाएगी। जैसे हम किसी के पास जाते हैं, किसी से दोस्ती करते हैं या किसी से मिलने जाते हैं, तो डायरेक्ट ये नहीं होता है कि हम उनके साथ डायरेक्ट कहीं घूमने चले जाते हैं या फिर डायरेक्टली हम उनके साथ कोई चीज़ प्लान कर लेते हैं। हम पहले उनसे बात करते हैं, उनको थोड़ा समझते हैं, उनको थोड़ा जानते हैं, धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती है और धीरे 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 एक रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, भले वो दोस्त के साथ हो, भले आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी है। तो एक वो टाइम टेकिंग चीज़ होती है। तो ना, ये हमारा जो आर्ट का टूल है या जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, हम यहाँ पेन से ड्राइंग कर रहे हैं, तो पेन के साथ आपको कंफर्टेबल होने के लिए, उसको थोड़ा समझने के लिए, पेपर को थोड़ा समझने के लिए आप थोड़ा सा रफ ड्राइंग करो। और ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है जो बिगिनर करते हैं। वो क्या करते हैं, बिगिनर खासकर क्या करते हैं, कोई भी पेन उठा लेते हैं तुरंत, और कोई भी पेपर उठा लेते हैं, सस्ता महंगा जो भी उनके पास है, और उसमें डायरेक्टली बनाने लग जाते हैं। और एक पॉइंट के बाद उनमें अगर वो गड़बड़ी कर देते हैं तो उनको फिर वो कंफर्टेबल फील होना बंद हो जाता है। वो पेन को चलाते कुछ और है, उनसे बनता कुछ और है। ये चीज़ आपके साथ भी डेफिनेटली होती होगी कि आप चाहते हैं कि मैं स्मूथली चलाऊं, मैं थोड़ा ऐसे हैचिंग दूं, मैं ऐसी शेडिंग करूं, ऐसा आपके मन में आता होगा, लेकिन जब आप उसको पेन को पेपर पे चला रहे होंगे तो उससे बनता कुछ और होगा, जो आप चाहते हैं वो बन नहीं रहा होगा। तो इस जगह पे मैक्सिमम लोग अनकंफर्टेबल फील होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक कमाल का पॉइंट ये बताता हूँ कि दुनिया में कोई भी पेन आप उठा लो और कोई भी पेपर उठा लो, आप उसमें अच्छा वर्क बना सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको एक ऐसी पर्टिकुलर क्वालिटी का ही पेपर चाहिए, या पर्टिकुलर क्वालिटी का ऐसा स्टाइलिश पेन चाहिए, या फिर ऐसा ही पेन चाहिए जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आपके पास जो भी है उसके साथ थोड़ा कंफर्टेबल होना पड़ेगा, बस। ओके, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता।
मेन ये है कि आपके पास जो भी आपका फ्रेंड है उसके साथ आपके थॉट मिलने चाहिए, आपकी दोस्ती होनी चाहिए। तो इसलिए आपके पास जो पेन है, जो पेपर है, जो पेंसिल है, जो भी चीज़ आप टूल इस्तेमाल करते हो, उसके साथ डेली बेसिस पे थोड़ा रफ प्रैक्टिस करो। डेली बेसिस पे थोड़ा रफ उसको इस्तेमाल करके देखो, थोड़ा हैचिंग करके देखो, थोड़े डूडलिंग करके देखो। डूडलिंग एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसको लिखना जरूर कमेंट सेक्शन में भी। डूडलिंग करते हो कि नहीं करते हो बताना जरूर। डूडलिंग करने से बहुत ज़्यादा हम अपने पेपर पेन जो भी हम टूल है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जो भी मैं सीन बना रहा हूँ, यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आपने समझे जो मैंने अभी बताए। अब यहाँ पे एक और पॉइंट जो निकल के सामने आता है वो है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के ऊपर मैंने कई बार बोला है, मेनली जब बिगिनर्स ड्रॉ करते हैं तो ऐसा होता है कि वो एक चीज़ बना रहे हैं, दूसरी चीज़ पेपर से बाहर निकल रही है, सही जगह पे चीज़ें नहीं आ रही हैं। कोई चीज़ें हमने शुरू से बना दी, पता चल रहा है कि बाद में पेपर में जगह ही नहीं बचा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनिंग स्टेज में हैं तो आप पहले पेंसिल से ही ट्राई करो, पेन को करने से पहले, सो दैट आपका एटलीस्ट मार्किंग पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ करनी है, ताकि अगर उसको आप मिटाना चाहो तो मिटा के ठीक कर सकते हो। पेन से करना चाहो पेन से कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि शुरू में अगर आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट ले रहे हो तो आपका बहुत ज़्यादा पेपर खराब होगा। और इसलिए महंगे पेपर शुरू से मत लो। महंगे पेपर अगर आप इस्तेमाल करना चाहते ही हो तो उसमें आप थोड़ा सा फाइन वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए आप डेली लाइफ के जो भी आपके नोटबुक्स हैं उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसकी वजह से क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा रिसोर्स बचेगा। ओके, और आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी बिना किसी चिंता के। बहुत सारे लोग चिंता इसलिए कर लेते हैं कि सर ये नई नई चीज़ हम सीख रहे हैं, इतना ज़्यादा पेपर खराब होगा, इतना ज़्यादा चीज़ें बर्बाद होंगी, इतना महंगे मटेरियल्स हमारे आते हैं तो हम कैसे करें। तो ये पॉइंट समझना जरूरी है कि आपको शुरू में जब आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो किसी सब्जेक्ट, किसी टूल को लेके या किसी सब्जेक्ट को लेके। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, जैसे पोर्ट्रेट एक सब्जेक्ट है, फिगर एक सब्जेक्ट है, लैंडस्केप एक सब्जेक्ट है, फ्लावर्स कोई बना रहा है वो एक सब्जेक्ट है, कोई स्टिल लाइफ बना रहा है वो एक सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो सब्जेक्ट बना रहा हूँ वो एक कंप्लीटली सीन है। यहाँ पे अलग अलग ह्यूमंस हैं, बहुत सारे लोग हैं बैठे हैं साथ में, तो एक पूरी कंप्लीट कॉम्पोजिशन है। तो ये थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट फील होगा, खासकर तब जब आप शुरू में इसको बना रहे हो। तो शुरू में थोड़े ऐसे सब्जेक्ट लो जो ईजी हो। जैसे स्टिल लाइफ ले रहे हो तो एक स्टिल लाइफ जहाँ पे सिर्फ एक सामान रखा हो। अगर आपको किसी को पर्सन को ही बनाना है तो एक पर्सन लो, एक आदमी हो, एक औरत हो, जो भी हो, एक सब्जेक्ट हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना पड़े कि इसको मैं कहाँ लगाऊं तो बाकी लोगों के लिए भी जगह बचे या बाकी लोग भी सही जगह पे आए। इस तरीके से क्या होगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा फिर आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट ट्राई कर करके देख सकते हो। उसके बाद फिर आपका गड़बड़ी हो भी जाएगी तो आपको पता रहेगा कि मैं एक बार तो मैंने किया था, इजी सब्जेक्ट को मैं कर सकता हूँ तो डिफिकल्ट वाला भी डेफिनेटली कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अभी नहीं हो रहा लेकिन कभी ना कभी हो जाएगा। वो कॉन्फिडेंस अंदर से आपको आने लग जाता है। बहुत सारे बिगिनर ये गलती करते हैं कि यूट्यूब पे और बाकी जगह पे किसी को डिफिकल्ट सब्जेक्ट लेते हुए देख के वो वही ट्राई करते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली मैंने एक सब्जेक्ट लिया है, ये सीन लिया है, लेकिन आप अगर इसी सीन से शुरू करोगे और आपकी गड़बड़ी होगी तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो कॉन्फिडेंस को वापस गेन करते रहने के लिए बहुत अच्छा ट्रिक है जो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कई बार मैं पेंटिंग बनाता हूँ, बड़े पेंटिंग बना रहा हूँ या कोई पेंटिंग बना रहा हूँ और वो खराब बनी, ओके, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग हर कोई गलती करते हैं डेली लाइफ में। हर बार अच्छी पेंटिंग नहीं बनती, हर बार वो आर्टवर्क नहीं बनता जो हम सोच रहे होते हैं। कई बार बिलो एक्सपेक्टेशन बनता है, कई बार तो ऐसा आर्टवर्क बन जाता है जो ऐसा लगता है कि यार इसको तो अब वापस देखने का भी मन नहीं कर रहा, इतना खराब बन गया। लेकिन वहां पे जब हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, अगर आपके साथ भी ऐसा कभी होता है, तो एक ट्रिक ट्राई करना कि कोई ऐसा सब्जेक्ट लेना जो आप में जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। जैसे मेरे लिए स्टिल लाइफ बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। स्टिल लाइफ को मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है। तो जब भी अगर मान लो मैं ह्यूमन फिगर बनाता हूँ या पोर्ट्रेट बनाता हूँ या कोई ऐसा सब्जेक्ट बनाता हूँ जो थोड़ा हार्ड है, अगर वो गलत हो जाता है या उसमें कोई डिफिकल्टी आती है और मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील नहीं करता हूँ, तो वापस से मैं कोई स्टिल लाइफ बनाता हूँ, भले वो पोर्ट्रेट से, भले वो लाइव बनाऊँ या फोटो से बनाऊँ, दोनों में मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो एक बार बना लेता हूँ, कॉन्फिडेंस वापस ऊपर हो जाता है कि हाँ ये चीज़ हो जा रही है मेरे से, तो वापस से फिर मैं वो पोर्ट्रेट या फिगर जो भी मैं बना रहा था वो वापस बनाता हूँ और वो ज़्यादा अच्छा बन पाता है क्योंकि मैंने अपना कॉन्फिडेंस वापस पा लिया। तो ये टिप और ये ट्रिक जो भी आप बोलो, ये आप उन सभी के लिए जिनका गड़बड़ी होता है तो वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं या काफ़ी टाइम से उनका गैप हो गया है और वो वापस से आर्टवर्क वापस शुरू करना चाहते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उस सब्जेक्ट को लो जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, उस टूल को लो। जैसे पेन अगर आपके लिए कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है तो आप पेंसिल का इस्तेमाल कर लो, या जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील हो। पेंसिल तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल टूल है।
तो आप उसका इस्तेमाल करके कोई ईजी सब्जेक्ट बनाओ। जब कॉन्फिडेंस फील हो तो धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाओ। अब क्योंकि यहाँ पे हम पेन स्केचिंग की बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि मैंने हल्के हाथों से पहले सारे सब्जेक्ट को बनाया। पहला टिप, पहला ध्यान देना कि पहले मैं पेन और पेपर के साथ कंफर्टेबल हुआ। यहाँ पे मैं आपको इस लेसन में डायरेक्टली एक सीन बना रहा हूँ, लेकिन बिहाइंड द स्टोरी आपको नहीं पता। तो बिहाइंड द स्टोरी भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि बिहाइंड द स्टोरी मैंने बहुत बार रफ पेपर में ये सारे पेन को चलाया है। मैंने बहुत बार बचपन में स्कूल में भी मैं बैठा रहता था क्लास में, तो पीछे पेन को चलाते रहता था, तो पेन के साथ मैं कंफर्टेबल हुआ हूँ, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा ईजी हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ या मेरे में बहुत ही अनोखी, अनदेखी, अद्भुत कला है। आप सबके पास वो चीज़ है, आप सब कर सकते हो, लेकिन बस वही है कि बिहाइंड द स्टोरी हम नहीं देख पाते हैं, तो हमें लगता है कि इनके पास टैलेंट है, हमारे पास नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आप सब टैलेंटेड हो और मैं इस बात पे दिल से बिलीव करता हूँ। ओके, आप सब कर सकते हो। बस वही है कि टूल के साथ थोड़ा कंफर्टेबल होने में टाइम लग जाता है। तो आप करोगे बिहाइंड द सीन, पेपर पे रफ स्केचेस बनाते रहोगे, तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करोगे। उसके बाद अब जैसे मैं यहाँ पे मैंने एक सीन बनाया, तो आप देख सकते हो कि मैं लेयर वाइज यहाँ पे हल्की हैचिंग ऐड कर रहा हूँ। जो भी हैचिंग, क्रॉस हैचिंग दोनों में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो हल्के हाथों से ऐड कर रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट होता है आर्ट में, वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब होता है डार्कनेस और लाइटनेस। किसी भी सब्जेक्ट को कितना डार्क करेंगे, कितना लाइट करेंगे, ये हमें वैल्यूज से पता चलता है। और वैल्यूज का इस्तेमाल करना, वैल्यूज को समझना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है शुरुआत के स्टेज में, क्योंकि उसी से ही हमारा आर्टवर्क बेटर, अच्छा लगता है। 3 डायमेंशनल लुक उसमें फील आती है। क्योंकि पहले हमने लाइन बनाई, पहले लाइन ड्राइंग की, पहले ओवरऑल आउटलाइन टाइप का बनाया। उसके बाद जब हम उसमें हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, शेडिंग जो आप बोलते हो, उसका मतलब होता है जब हम वैल्यूज ऐड करते हैं, डार्कनेस, लाइटनेस, कहाँ लाइट आ रही है, कहाँ डार्क हो रहा है, शेडोज कहाँ आ रही है, वो सब जब ऐड करते हैं, तो उस वक्त हमारा टूल के ऊपर कंट्रोल होना और वैल्यूज की समझ होना, दोनों पॉइंट्स, टूल पे कंट्रोल, कंट्रोल ओवर टूल एंड वैल्यू अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोल ओवर टूल एंड वैल्यू अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोल ओवर टूल, वैल्यू अंडरस्टैंडिंग, लिखना कमेंट सेक्शन में। इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। जब आपका कंट्रोल रहता है टूल पे, तो आप उसको जैसा चाहते हो वैसा आपका टूल चलेगा। और जब आपकी वैल्यूज की समझ रहती है, तो आप वही चाहोगे जो आप सीन में देख रहे हो। तो ये दोनों पॉइंट को सीखना जरूरी है। आप कोई भी आर्टवर्क बनाओ, कोई भी पेंट इस्तेमाल करो, कंट्रोल ओवर टूल, वैल्यू अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट आप देख सकते हो कि मैंने वैल्यूज को समझा कि कहाँ डार्क करना है, कहाँ लाइट करना है, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट मैंने देखा कि कहाँ पे अपने जो टूल है, जो कि यहाँ पे मेरा पेन है, उसको मैं कैसे इस्तेमाल करूँ कि जो मैं डार्कनेस और लाइटनेस मन में सोच रहा हूँ वो पेपर पे भी मैं ला सकूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लेयर वाइज ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हर टूल की अपनी कहानी होती है। जैसे कि अगर मैं पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अगर मैं डार्क ऐड कर दूंगा तो वापस मैं उसको लाइट कर सकता हूँ। ओके, लेकिन पेन के साथ ऐसा नहीं है। एक बार मैंने डार्क ऐड कर दिया तो उससे उसको फिर वापस मैं लाइट नहीं कर सकता। तो इसलिए पेन के केस में थोड़ा और ज़्यादा संभल के हमें इस्तेमाल करना रहता है कि एक बार इसको टूल को इस्तेमाल कर तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हल्के हाथों से, थोड़ा कम डार्कनेस, मतलब मन के अंदर जितना डार्क फील हो रहा है वो, कि हमें इसको इतना डार्क करने का मन कर रहा है, लेकिन थोड़ा कम करो। मन में जितना कर रहा है करने का, उससे थोड़ा कम करो, ताकि आपके पास स्कोप बचा रहे कि आगे चल के मेरे को अगर और डार्क करने का मन हुआ या और डार्क करने की जरूरत पड़ी तो मैं कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसा कोई सिचुएशन ना आ जाए कि मैंने डार्क कर दिया जोश जोश में आके शुरू में देख देख के, लेकिन पता चला कि उसको लाइट करना था, अब वो चेंज नहीं हो सकता। तो हमेशा उस टूल की अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी जब आप उसके साथ बार बार काम करते रहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर कलर में क्या होता है कि सेम चीज़ होती है वाटर कलर में, कि हम डार्क कर देते हैं तो उसको लाइट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वाटर कलर में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि पहले से लाइट एरिया को थोड़ा सा संभल के चलें, उतना डार्क ना कर दें कि बाद में लाइट ना कर पाएं। लेकिन ऑयल पेंटिंग के ऑयल पेंटिंग में जब हम काम करते हैं तो वो चीज़ अलग हो जाती है कि हम डार्क कर सकते हैं, वापस उसको लाइट ला भी सकते हैं। तो हर टूल की अपनी अपनी कहानी होती है, लेकिन ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझनी है कि कंट्रोल ओवर टूल, टूल की कंट्रोल करने के लिए आपको बार बार उसके ऊपर काम करते रहना है, और वैल्यू अंडरस्टैंडिंग करने के बाद कोई भी टूल हो, कहाँ पे कितना डार्क करना है, कितना लाइट करना है, वो चीज़ आप कर पाओगे और बहुत सारे स्केचेज हो या पेंटिंग्स हो बना पाओगे। तो इस वीडियो को थोड़ा सा समय निकाल के शेयर जरूर करना, क्योंकि स्केचिंग वाली जो वीडियोस होती हैं वो ऐसा देखा गया है कि आजकल के जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट है, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ऊपर ऊपर की चीज़ों में, वो स्केचिंग की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते। अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हो और आप शेयर करते हो, तो हो सकता है बहुत सारे एस्पायरिंग आर्टिस्ट जो आपकी इस शेयर्स को देखें, उनको समझ में आए इसकी इंपॉर्टेंस, और वो डेली अपनी प्रैक्टिस को, अपनी डेली प्रैक्टिस में स्केचिंग का एक हिस्सा जरूर रखें।
तो इस तरीके से बहुत एक आर्ट की अवेयरनेस फैलेगी, आर्ट की एजुकेशन फैलेगी और बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी। कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आप स्केचिंग डेली बेसिस पे करते हो या नहीं करते हो, या कंसिस्टेंटली, यानी अगर डेली भी नहीं भी हो रहा है तो हफ्ते में 4 दिन या हफ्ते में 5 दिन ऐसे इस तरीके से करते हो कि नहीं करते हो। अगर प्रोफेशनली जाना है इस फील्ड में तब तो डेली करना ऑब्वियस है, तब तो कंपलसरी है। लेकिन हाँ, अगर आप हॉबी के लिए कर रहे हैं लेकिन आपको इंप्रूवमेंट चाहिए तब भी स्केचिंग तो ऑब्वियसली करनी ही पड़ेगी, लेकिन थोड़ा कम कर सकते हो उस समय। लेकिन करते हो कि नहीं करते हो, कितना करते हो, कमेंट सेक्शन में ये सारी चीज़ें, अपना एक्सपीरियंसेस, अपनी जो भी आप डेली लाइफ में चीज़ें कर रहे हो उसको शेयर ज़रूर करना। क्योंकि कमेंट सेक्शन मैंने देखा है कि जब आप लोग अपने कमेंट्स लिखते हो या फिर अपनी बातें शेयर करते हो तो बाकी लोग उसको पढ़ पाते हैं, उसको किसी और को आपके कमेंट से इंस्पिरेशन मिल सकती है। तो एक बहुत अच्छा एक फील आता है, एक बहुत अच्छा एक माहौल बन जाता है कमेंट सेक्शन में कम्युनिकेशन का। तो ये बहुत अच्छा एक जरिया है। मिलते हैं आने वाले और भी लेसन में। अगर ऐसे लेसन आप चाहते हो कि मैं और लाऊं, पेन स्केचिंग के ऊपर आप चाहते हो कि मैं और लेसन लाऊं, तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। अब मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। टेक केयर, कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग, लव यू ऑल।